नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर केरलम से, जहां कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया। जी हां, केरलम में कांग्रेस की सरकार के आने के साथ ही वक्फ बोर्ड ने आखिर क्या ये बड़ा खेल कर दिया है। बोर्ड ने मुतम्मम के 404 एकड़ जमीन को आखिर कैसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया। कांग्रेस सरकार के फैसले से स्थानीय हिंदू ईसाई परिवारों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल से। घुसपैठ पर सरकार का ये 3D प्रहार है। जी हां, बंगाल की शुभेंदु सरकार के आने के साथ ही घुसपैठ आखिर क्यों बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भारी संख्या में जमा हो रहे हैं और घुसपैठ का आखिर क्या पूरा सिस्टम है, और ये घुसपैठियों की जुबानी ही सुनवाएंगे आपको और ये भी बताएंगे कि केंद्र ने डेमोग्राफी चेंज होने पर एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया है। यानी सब तरफ से घुसपैठियों पर हो रहा है प्रहार, और किस तरीके से हो रहा है ये प्रहार वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बताएंगे कि आखिर ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत किस तरीके से तैयार है। स्वच्छ ऊर्जा से देश की ऊर्जा तस्वीर बदलने जा रही है। जी हां, आपको यह भी बताएंगे कि कहां देश का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि थार के रेगिस्तान में किस जगह प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है और देश के किस राज्य में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज शुरू हुआ है, जो 10 लाख की आबादी वाले शहर को पूरे दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए बिजली की सप्लाई दे सकता है। तो विस्तार से करेंगे इन तीनों ही खबरों को लेकर चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात केरलम की करते हैं, जहां एक सवाल इस समय काफी उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या लोकतंत्र में सरकार जनता की जमीन बचाती है या फिर विवादों को और गहरा करती है। दरअसल यही सवाल सियासत और सत्ता के दरवाजे पर इस समय दस्तक दे रहा है। 413 दिनों से कई सारे परिवार सड़क पर है, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पर उतरकर, लेकिन जिनसे समाधान की उम्मीद थी उन्हीं पर अब सवाल उठ रहे हैं इस समय, क्योंकि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे तो किए गए सरकार की तरफ से और यह भी कहा गया कि सत्ता में आते ही मुनम्मम जमीन विवाद जो है उसे खत्म कर दिया जाएगा, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आए तो वक्फ बोर्ड ने इस पूरी विवादित जमीन पर अपना दावा और मजबूत कर लिया। आखिर क्यों? क्या सरकार ने अपने वादे भुला दिए हैं, जो वादे आम जनता से किए थे? क्या पीड़ित परिवारों की आवाज सत्ता के गलियारों तक अब नहीं पहुंच रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है तब इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात की है? इस पूरे मामले को लेकर जहां एक और पीड़ित परिवार इस समय न्याय का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया है कि नई सरकार के आते ही मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ गया है। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुनम्मम विवाद में वक्फ का ये खेल। तो मुनम्मम विवाद में वक्फ की तरफ से ये पूरा खेल खेला गया, जहां केरल सरकार और वक्फ बोर्ड की ये मिली भगत सामने आई है। इस पूरे विवाद को लेकर के काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और विवादित जो पूरी जमीन है मुनम्मम की, उस जमीन का डिजिटल रजिस्ट्रेशन वक्फ ने करा दिया है। अब वक्फ बोर्ड ने जो केंद्र सरकार का पोर्टल है उम्मीद पोर्टल, उस पर यह रजिस्ट्रेशन करवाया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से और इस पोर्टल के जरिए खुद को इस संपत्ति का पूरा मुतवल्ली बता दिया। यानी कि जो सर्वे सर्वा है इस पूरी 404 एकड़ भूमि का वो वक्फ बोर्ड है। अब इस 404 एकड़ भूमि की अगर हम बात करें तो इस पर 600 से ज्यादा हिंदू और ईसाई परिवार रहते हैं। अब सरकार की तरफ से जब ये फैसला सामने आया तो उसके बाद में स्थानीय लोग जो हैं उनमें काफी गुस्सा है कि पहले तो जब सत्ता में नहीं थे तब ये वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही 10 मिनट के अंदर ये पूरा मामला सुलझा देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही आखिर ये क्या हुआ, कैसे ये मिली भगत वक्फ बोर्ड की और कांग्रेस की नजर आती है, आखिर ये पूरा विवाद क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
कि कब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये विवाद जो है वो आज का नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। और 10 मिनट का वादा किया गया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे कांग्रेस जो है सीधे तौर पर सीधे उन्होंने ये वादा किया था, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ये वादा किया गया था, लेकिन वादे के बिल्कुल उलट ही अब नतीजा सामने आ रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस मुनम्मम विवाद क्या है, आखिर एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल सीधे तौर पर 413 दिन जमीन बचाने के लिए भूख हड़ताल और प्रदर्शन लोग कर रहे हैं 413 दिनों से। 2019 में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया था। वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कि 1950 में मोहम्मद सिद्दीकी सैयद ने जमीन जो है वो फारूक कॉलेज को दान में दे दी थी। वक्फ बोर्ड को ये जमीन दान में मिली और जिसके बाद में 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में ये फैसला हुआ और पीड़ितों से जो पीड़ित जमीन पर रह रहे थे 404 एकड़ पर, उन सभी से टैक्स लेना भी, जमीन का जो टैक्स लिया जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया। अक्टूबर 2025 जब ये पूरा मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और केरल हाईकोर्ट ने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया और सीधे तौर पर यह कहा कि ये जमीन हड़पने की साजिश है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, लेकिन ये मामला खारिज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये पूरा मामला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उस पर स्टे लगा दिया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरा मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आखिर ऐसी जल्दबाजी क्यों थी कि इसे उम्मीद पोर्टल पर इतनी जल्दबाजी में दर्ज कराया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो चुनावी वादा कुछ और नजर आता है और जब सत्ता में पार्टी आ जाती है तो उसका जो हकीकत वो कुछ और बन जाती है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी इस जमीन को लेकर तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी जमीन जो है वो उन्हें वापस मिल जाए। वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं, जिसमें वृद्ध भी हैं। तो ऐसे में आखिर सरकार ने जो वादा किया था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वी डी सतीशन, उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 10 मिनट के अंदर ये जो 2019 से पूरा मामला सामने आया है, मात्र 10 मिनट के अंदर ही इसे सुलझा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, यूडीएफ जैसे ही सत्ता में आई तो उसके तुरंत बाद ही एक तरह से हम देखें तो उम्मीद पोर्टल पर 404 एकड़ जो भूमि है उसे दर्ज करा दिया जाता है, उसे रजिस्टर करा दिया जाता है और सेंट्रल वक्फ डाटाबेस में ये जमीन अब दर्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो इस समय जो परिवार, जो करीब 600 से ज्यादा परिवार है जो इस 404 एकड़ भूमि पर रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं, उनकी कई सारी पीढ़ियां वहां पर रही हैं, वो इस समय सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर इसको दर्ज कराया गया। और सरकार ने जब चुनावों का वक्त था तो उस समय में वादा किया गया था, लेकिन अब वादे से बिल्कुल उलट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस समय एक उठ रहा है कि आखिर ये 404 एकड़ की जो जमीन है उस पर असली कानूनी अधिकार आखिर किसका है? क्या वक्फ की ये जमीन है या फिर जो परिवार वहां पर रहते हैं, 600 से ज्यादा जो हिंदू और ईसाई परिवार हैं जो वो वहां पर रहते हैं, क्या उनकी ये जमीन है? हालांकि ये पूरा मामला इस समय अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले ये मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने जब ये जो भूमि है ये परिवारों को दे दी तो उसके बाद में ये पूरा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिलहाल स्टे लगाया हुआ है। तो जब स्टे लगाया हुआ है तो आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि इसे उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की तरफ से दर्ज कराया गया और इस 404 एकड़ भूमि को पूरा सर्वा खुद को बताया गया। हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक नारायण के साथ मौजूद है। विवेक नारायण के साथ केरलम भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के राजशेखरन इस वक्त मौजूद है। अब विवेक, आपके साथ क्योंकि वो खुद मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरा सवाल जो है वो आप उनसे लें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया है तो मुख्यमंत्री जो है वी डी सतीशन वो इस पर सफाई भी दे रहे हैं और पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो जो आम लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो इस भूमि पर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी नाराजगी इस समय जता रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, इस विषय में वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ पोर्टल उम्मीद उम्मीद ने 404 एकर्स ऑफ लैंड रजिस्टर किया है। तो इस विषय में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज किया है। हमारे पास लड़ रहे हैं बीजेपी का फॉर्मर प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट कुम्मनम राजशेखरन और बीजेपी का नेशनल काउंसिल मेंबर भी है वो राजशेखरन सर। नाउ दैट वी डी सतीशन हैज सेड that this was actually a mistake done by the previous LDF government. I mean the registration of 404 acres of land. So how do you react to this? The statement of the Chief Minister is misleading.
because the chief minister can, at any time, he can cancel the decision taken by the Waqf board. Because the Waqf board is a separate institution run by the administered and controlled by the state government. So the state government can do give any instruction and also pass orders to do whatever they think. But why the chief minister is deviating from the main point of issue? Because here the Mutawalli here is the actual owner or the person authorized to do this type of registration in the Umeed portal. But the Mutawalli here is the Farooq College. But they did not come up and they have not done this registration. This is clearly a violation of the law. Why this violation of law is not at all considered by the state government, and state government can take any action against this Waqf board. They are not taking any action at all, and also he said that to the public that I will solve this problem within 10 minutes. Why he is hesitating to do anything in this matter? So he is overruling or deviating the attention of the people. And also he is not at all giving a correct answer to this vital issue in Kerala. So former BJP Adhyaksh Kuman Rajshekhar ने कहा है तो this issue is with the Congress government, VD Satishan government. और इसका full responsibilities है तो they can actually pass the orders in this particular case. They have all the right to cancel this registration. And he also says, कुमन राजशेखर ने कहा है तो ये इश्यू बहुत ही सीरियस इश्यू है, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है तो विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट पर इस विषय सॉल्व किया है, तो वो है बीडी सतीशन का स्टेटमेंट इलेक्शन बिफोर द इलेक्शंस. नाउ ही इज क्वेश्चनिंग द कांग्रेस एंड द बीडी सतीशन गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ही सेज दैट द गवर्नमेंट द नया गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली गॉन बैक ऑन देयर प्रॉमिसेस. इसके साथ ही विवेक, जो आपके साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए उनसे एक सवाल और लीजिए कि जो ये पूरा खेल खेला गया, जो ये पूरी मिली भगत नजर आती है कांग्रेस की और खासतौर पर वक्फ बोर्ड के साथ में, कि एक तरफ तो आप पीड़ितों को न्याय देने की बात कर रहे थे चुनावों से पहले, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि 10 मिनट के अंदर ये पूरा मामला सुलझा दिया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से आप डिजिटल रजिस्ट्रेशन इसका करा देते हैं उम्मीद पोर्टल पे. तो इसके पीछे आखिर क्या कारण आपको लगता है कि आखिर राज्य सरकार जो है क्या वो किन्हीं दबावों के वजह से ये पूरा खेल खेला गया? Sir, the question is basically that the 404 acres of land registration has always been done. Now, what stand can the central government take in this matter, the BJP government? The central government is implementing the new law in this issue, the Waqf issue. They have solved it. That already they have solved it and passed the law in the Lok Sabha. So as per that law, every people who are related to this Waqf should register before the Umeed portal. So only Mutawalli can register. So here, why the Mutawalli has not come up here? And also the Waqf board, a government institution, have come up and registered this. This is the question. So why the state government is silent on this issue? And also the CPM is also, why they are not seriously mentioned in this type of issues here? Because all these people want to ridicule or they deviate the attention of the public, and they are all get out of this issue. And the people, they are not at all particular to solve this issue amicably. कुमन राजशेखरन, बीजेपी फॉर्मर बीजेपी अध्यक्ष ने कुमन राजशेखर ने कहा है तो एक कांग्रेस और सीपीएम का साइलेंस बहुत सीरियस इश्यू, बहुत ही सीरियस मामला है. तो वो कहा है तो उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम ने इस विषय में उनका मुनम्बम का लोग का इश्यूज
वो सीरियस तरह से देखने नहीं करेगा. According to them, it's just a vote bank politics, and this is exactly what Kumaran Rajshekaran, the national BJP National Council member, has said. He said that BJP सरकार, NDA सरकार ने एक लॉ पास किया है, वक्फ लॉ पास किया है. उसके बारे में everyone has the right to the land in Munambam. For example, the 610 families has got the right to the land. But ये सीपीएम और कांग्रेस ने इस विषय में बहुत सारे पॉलिटिक्स करता है और उसके बाद ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. इसके साथ ही विवेक, इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात कर रही है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मांग है इस पूरे मामले को लेकर? So he is asking what is the BJP stand as far as this matter is concerned. The state president of BJP, Sri Rajiv Chandrasekhar, has already demanded for the cancellation of the registration. Yesterday, he has given the letter to Kiran Rijiju and also the chief minister. He has already mentioned, asked and demanded that this registration by the Waqf board should be cancelled. सो कुमन राजशेखर ने कहा है तो ये बीजेपी के स्टैंड ये है कि एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है. तो इस विषय में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने किरण रिजिजू, मिनिस्टर माइनॉरिटीज का मिनिस्टर किरण रिजिजू ने यस्टरडे एक मीटिंग हो रहा है. तो बीजेपी ने कहा है तो ये रजिस्ट्रेशन, ये लैंड रजिस्ट्रेशन सब कुछ कैंसिल करने के वो है बीजेपी का मेन डिमांड. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही खास मेहमान के साथ हमारी बातचीत कराने के लिए. तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि जो रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर जल्दबाजी में किया गया उसे सबसे पहले हटाया जाए, उसे रद्द किया जाए. हालांकि इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ. तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है. हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला. पनीर हो गया मस्त बना डाला. एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. बस 2,000 इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा. पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो. मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ. लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा. कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का. अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बॉर्डर पर बढ़ती हलचल, घुसपैठियों में बेचैनी और सत्ता बदलते ही कार्रवाई का एक नया अध्याय. जी हां, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा अब एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में भी है. दरअसल राज्य में 3D यानी कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की इस नीति पर अब तेजी के साथ काम हो रहा है, जिसके बाद सीमा पार से आए अवैध प्रवासियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है. उत्तर 24 परगना से लेकर मालदा तक प्रशासनिक गतिविधियां काफी तेज हैं. होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं और दस्तावेजों की जांच और सीमा चौकियों पर सुरक्षा भी इस समय बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार जहां एक तरफ ये कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी जनसंख्या संरचना में बदलाव और अवैध घुसपैठ के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है. अब ये हाई लेवल कमेटी कैसे काम करेगी और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, बताएंगे आपको. साथ ही जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी सौरभ से. उससे पहले आपको दिखाते हैं बॉर्डर पर घुसपैठियों का ये जमावड़ा. तो शुभेंदु सरकार का ये एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, जहां शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद इस समय हड़कंप मचा हुआ है. और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं. बॉर्डर पर काफी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो इस समय इकट्ठा हो गए हैं. वहां पे जमावड़ा उनका लगा हुआ है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं. बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की जैसे ये बाढ़ सी आ गई है
और उत्तर 24 परगना में ये अवैध घुसपैठियों जो है वो जमा हो चुके हैं। हाकिमपुर चेकपोस्ट पर भारी भीड़ नजर आती है और खासतौर पर अगर हम देखें तो ये सभी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि इस तरीके की तस्वीर तब भी नजर आई थी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो तुरंत बाद ही घुसपैठियों में एक डर और अवैध प्रवासियों की वापसी अब अपने आप ही शुरू हो चुकी है। सीमा चौकी पर जो सुरक्षा है वो भी इस समय बढ़ा दी गई है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में घुसपैठियों के दिन जो है वो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी उनकी तरफ से पूरा संरक्षण मिला हुआ था घुसपैठियों को, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब बंगाल में घुसपैठ बिल्कुल नहीं चलेगी। सीएम शुवेंदु अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है और 3D की नीति अपनाने की बात कही गई है। 3D है कि डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और फिर उसे व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये 3D की नीति जो है वो समय लागू कर दी गई है। साथ ही मालदा में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। अवैध प्रवासियों की पहचान वहां पर की जाएगी, नागरिकता और दस्तावेजों की जांच होगी। जी हाँ, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और उसके बाद में उनको वापस भेजा जाएगा, यानी कि डिपोर्ट किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच होगी और इसको लेकर के राज्य सरकार ने CAA कानून जो है वो भी लागू किया है। 31 दिसंबर 2024 से पहले आने वालों को हालांकि इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। CAA से बाहर जो लोग हैं उन्हें घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा और जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो घुसपैठियों की डिपोर्ट प्रक्रिया करेगी। तो आखिर घुसपैठ कैसे होती है और कैसे घुसपैठियों का खत्म किया जाएगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, वो आपको बताते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने का क्या कुछ उनका तरीका है, आपको सुनाते हैं। एक टीम है, 500 आदमी का टीम है वो आदमी का। वो रात में किधर से अच्छा है, किधर से बीच नहीं है, उधर से लेके जाता है। तो हम लोग वो आदमी को फ़ोन करता है, वो कैसे पहुँचेगा केरला में। फिर वो आदमी नंबर देता है, ऐसे ऐसे आदमी था उसका कॉल करो। फिर वो आदमी को हम लोग कॉल करता है, वो आदमी बताता है 2 दिन के बाद 1 हफ्ता के बाद आओ, हम लोग रिसीव करेगा। इस तरफ आदमी था, उस तरफ भी आदमी था, तो सेंटर में आदमी था, फ़ोन करेगा अभी कैसा है, प्रोसेस कैसा है, ऐसे लेके जाते हैं। तो आपने खुद सुना कि किस तरीके से खुद घुसपैठी ने बताया है कि कैसे घुसपैठ होती है और एजेंट कैसे सक्रिय हैं दोनों देशों में और कैसे ये पूरी प्रक्रिया है वो हमने आपको सुनाई। अब इस घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त एक्शन और सख्त मोड में नजर आ रही है, क्योंकि डेमोग्राफिक जो बदलाव है उस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन इस समय लिया जा रहा है और केंद्र ने हाई लेवल कमेटी का गठन इसको लेकर कर दिया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलकर इसके अध्यक्ष होंगे। पूर्व IAS दुर्गा शंकर मिश्रा और साथ ही IPS बालाजी श्रीवास्तव भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव भी इसमें सदस्य होंगे जो सीधे तौर पर इस पर काम करेंगे। घुसपैठियों को रोकने के लिए कई सारे कदम भी उठाएंगे और घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव पर सीधे तौर पर इनका फोकस है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हाकिमपुर सीमा पर मौजूद जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनको होल्डिंग सेंटर भी ले जाया जा रहा है और साथ ही जो पंथेर साथी होल्डिंग सेंटर में भी काफी घुसपैठियों को वहां पर रखा गया है। तो किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त ये जो पूरा एक्शन इस समय लिया जा रहा है घुसपैठियों के खिलाफ वो नजर आ रहा है? सौरभ। कृतिका, देखिए इस वक्त डीडी न्यूज पे एक्सक्लूसिवली वो होल्डिंग सेंटर पर हम हैं जहां पौथे साथी तेतुलिया यानी हाकिम जो यहाँ का जो सीमांत इलाका है उसी सीमांत हाकिमपुर उसी सीमांत इलाका में के जो लोगों को कल देखा गया था उनको अभी इसी होल्डिंग सेंटर में लाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से, प्रियंका को जल्दी आने को बोलूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जब भीतर वो इसी होल्डिंग सेंटर के अंदर उनको रखा गया है। कल जो लोग थे वो इसी होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और इसी में बहुत सारे लोग, महिला पुरुष मिलाकर 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर है। ऐसा ही यहाँ का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ज़रिए कहा जा रहा है। और इसी होल्डिंग सेंटर्स से यहाँ को रखा गया है क्योंकि BSF की तरफ से जो प्रोसेस है, डिपोर्ट का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। कितने लोग हैं आप यहाँ पर? आप देख सकते हैं कि ये हाकिमपुर के पौथेसाती इलाका में ये जो ऐसा एक रूम है और एक रूम है यहाँ पे और एक रूम है। ये जो पूरा जो होल्डिंग सेंटर पौथेसाती यहाँ पर यानी शेल्टर था, सरकारी एक शेल्टर था, वो पूरी तरह से आशा कर्मियाँ जो हैं उनको भी यहाँ पे बैठाया गया है। इधर और एक घर है, यहाँ पर भी
रिसेप्शनिस्ट है और यहाँ पर भी लोग यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर भी जैसे उस तरह के एक घर था, उस तरह इसी तरह यहाँ पर भी ये लोगों को रखा गया है और धीरे धीरे इनको जो बांग्लादेश से जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ इनको भेजा जाएगा। कृतिका, तो बिल्कुल उनको भेजा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक कमेटी गठन की भी बात कही जा रही है। आखिर वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी ग्राउंड जीरो पर, जिसका गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पहला जो एसओपी था, यानी 2025 से जो एसओपी तैयार किया गया था, जो यहाँ पर लागू नहीं हुआ था, उसको पहले लागू किया गया है और इसके चलते बीएसएफ और पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है और एसपी जो है, पुलिस जो अधिकारिक है, उनको स्पेशल पावर दिया गया है ताकि वो इन बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध जो घुसपैठिया हैं उनको डिटेन कर सके और डिटेन करने के बाद उनको बीएसएफ को हैंड ओवर किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इनके सबके बयान लेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पर आए, किस तरीके से उनको यहाँ पर लाया गया था, नेटवर्क क्या था, कौन कौन इससे जुड़े हैं, कैसे यहाँ पर भारत के जो डिफरेंट जो स्टेट है वहाँ पर इनको काम मिलता है, वहाँ पर इनका एजेंट कौन है। क्योंकि जो कुछ देर पहले ही हमने जिस बात को सुनाया हमारे दर्शकों को, जहान खान उनका नाम है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि दोनों पार में, दोनों छोर में, यानी बांग्लादेश की छोर और इधर भारत का छोर, दोनों पार में लोग रहते हैं, उनमें बातें होती है, सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने के बाद वो चलते हैं और फिर ऐसा भी होता है कि बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं, फिर उनको वेट करना पड़ता है और जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, भारत में पहुँचते हैं, उनको बस अड्डे तक उनको बस अड्डे तक पहुँचा जाता है और वहाँ पर बस का टिकट भी वही खरीद के देते हैं। फिर उनको यहाँ से जो हावड़ा है, कोलकाता में हावड़ा है, हावड़ा स्टेशन से उनको उनके काम की जगह, जहाँ पर उनका काम की जगह तय हुआ है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहाँ पर उनको ट्रेन के जरिए बिठाकर भेज देता है। और इनका कहना है कि एक बार ट्रेन पर बैठ गए तो और कोई चिंता नहीं, कोई कागज और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो सारा जो प्रोसेस है, यही बयानबाजी जो डीएम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके चलते ये छाना जाएगा कि ये सिस्टम बना कैसे है, कैसे ये सिस्टम बना और इसके साथ ही ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसको खत्म करने के लेकर भी कई सारे कदम कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उठाए जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक